गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, इस कोरोना नामक महामारी से बच के रहिए। तो देखिए, हम जो आज पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं कुछ जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि कल एक बच्चे ने पूछा था कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमारा तो कोर्स बदलने वाला है, ऐसा सुनने में आया है। तो ये जानकारी के लिए बता दूं, कोर्स बदलेगा जरूर, किंतु वो 9वीं और 11वीं का, 10वीं और 12वीं की जो पुराना पाठ्यक्रम है हमारा क्लास का, वही रहना है इस वर्ष। तो हमें उसी से हमारी तैयारी करनी है। और ये अच्छी भी बात है कि क्या पता कब तक ये कोरोना चले और तब तक हमारे पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध ना हो, किंतु पूर्व वाली पुस्तकें अपने फ्रेंड्स के पास है या मार्केट से भी ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, बात करते हैं हम कक्षा 10 के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का है और अध्याय है हमारा नंबर 4। कौन सा पाठ है हमारा? चौथा पाठ है। चौथा पाठ है जो है विश्व का इतिहास। हालांकि थोड़ा सा अलग है, भारत के इतिहास में पढ़ने में थोड़ा मजा आता है। मजा इसमें भी आएगा अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो छोटा टॉपिक है, आसान है, ज्यादा बड़ा पाठ नहीं है। तो विश्व का इतिहास के लिए हमारी जो इस किताब है या जो पाठ है, इस पाठ में 4 या 5 अध्ययन बिंदु है। नंबर 1 है राष्ट्रवाद का उदय। नंबर 2 हम बात करें तो वो है औद्योगिक क्रांति। इसके अलावा इटली और जर्मनी का एकीकरण। 4 टॉपिक हैं और परीक्षा में देखिए तो 4 नंबर का है, महत्वपूर्ण है। तो अब चलिए बात करते हैं राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, पहला ही अध्ययन बिंदु है पाठ का। तो एक ये राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। विचारधारा क्या है? एक सोच है, जिसको कहें कि एक मानसिक अभिव्यक्ति है ये। और राष्ट्रवाद मानसिक अभिव्यक्ति कैसे है? जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण पहले देता हूं उसको समझने से पहले। कभी भी मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो चाहो ना चाहो हम भारतीय होते हुए हम चाहेंगे हमेशा भारतीय टीम जीते। हमारे लगाव किसकी तरफ है? भारत के प्रति। चलिए मान लीजिए इसी समय एक मैच और हो रहा है राजस्थान के और गुजरात के बीच में। हम वो मैच ना देख करके भारत और पाकिस्तान का मैच देखना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारी जो अभिव्यक्ति है वो राष्ट्र के प्रति है। हमारा जो अधिकतम निष्ठा है वो किसके प्रति है? हमारे राष्ट्र के प्रति। तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा अपनी निष्ठा जो है, अपनी जो कहे कि समर्पण भावना, वो किसके प्रति होती है? अधिकतम राष्ट्र के प्रति होती है अधिकतम समर्पण भावना। यही राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है। जैसे और कई उदाहरणों से हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे कि वास्तव में राष्ट्रवाद किस तरह से होता है। वापस एक बार दोहराना चाहूंगा, राष्ट्रवाद क्या होता है? व्यक्ति की अपनी जिला नहीं, अपना राज्य नहीं, अपना अधिकतम जो व्यक्ति की निष्ठा है या समर्पण भावना है कि हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। तो ऐसे ही हर देश में अपने देश के प्रति ये भावना होती है। वो विचारधारा क्या कहलाती है? राष्ट्रवादी विचारधारा। अब इसका उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है कि ऐसी भावना आई तो कब और कैसे आई। और हम पढ़ेंगे यूरोप में, भारत में ना पढ़कर हम कहां के लिए पढ़ रहे हैं? यूरोप में ये राष्ट्रवादी जो विचारधारा है वो कब और कैसे आई। तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा की बात करें तो ये लगभग जो है मैटर है वो 18वीं शताब्दी का है। 18वीं शताब्दी का मतलब वापस समझा देता हूं, मतलब 1701 के बाद का समय। 1701 ईस्वी से लेकर लगभग 1800 तक का, यहां तक का समय कौन सा है? 18वीं शताब्दी तक का। तो इस समय में देखो, यूरोप में क्या हुआ, जितने भी आज जो कहे अलग अलग देश बने हुए, तो यहां पर देश बने हुए नहीं थे यूरोप में, बल्कि संपूर्ण यूरोप क्या था? छोटे छोटे राज्य, जहां पर वहां पर कैंटन बोलते थे, जिनको कैंटन में डची और यूं छोटे राज्य कह सकते हैं, उनमें ये बटा हुआ था पूरा का पूरा यूरोप, जहां ज्यादातर क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ थी। लोकतंत्र या व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार बहुत कम था, कहीं था तो भी वो बहुत कम मात्रा में था। तो ये कब की बात है? 18वीं शताब्दी की। और अब देखिए, यहां पर जो ये बात आई कि हम इन छोटे छोटे राज्यों से निकल करके या इन डचियों से, इन कैंटनों से निकल के एक देश की तरफ बढ़े, वो शुरुआत कहां से होती है? वो यूरोप में ना होकर अमेरिका महाद्वीप में होती है। कहां से होती है?
अमेरिका में देखो क्रांति होती है। अमेरिका की जो क्रांति थी वहीं पर सबसे पहली बार ये स्टेट नेशन बनने की बात होती है। स्टेट नेशन यानी राज्यों को मिलाकर एक देश बनाने की अभिव्यक्ति की सबसे पहले बात कहां होती है? इंग्लैंड में, अमेरिका में होती है, जहां वो क्रांति करते हैं और क्रांति के बाद पूरा देश एक सूत्र में बन जाता है। तो ये सबसे पहले ये बात कहां पर आती है? स्टेट नेशन बनने की बात अमेरिका में। किंतु स्पष्ट अभिव्यक्ति की बात करें, क्योंकि अमेरिका बन तो गया किंतु वो अभी भी स्टेट में बटा हुआ था, पहली बार जो ये स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है कि एक राष्ट्र बनना है हमें, तो और या फिर स्वतंत्रता की बात जो करी, जो देश के प्रति जो भावना आई वो आई फ्रांस में। फ्रांस में जो क्रांति हुई 1789 की फ्रांस की क्रांति, ईस्वी की क्रांति जो थी, उसके बाद ये क्रांति ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के लिए थी। और यहां ये पहली बार स्पष्ट रूप से हमें जानकारी प्रकार बात आती है सामने निकल करके कि एक स्टेट बनना, कोई भी व्यक्ति स्टेट बनाने की या देश बनाने की ओर अपना अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये पहली बार बात कहां से निकल कर आती है? फ्रांस में 1789 की क्रांति के बाद में। इसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे कि ये कारण क्या थे। ये तो ठीक सामान्य राष्ट्रवाद का विचारधारा कि क्या राष्ट्रवाद होता है। फ्रांस में क्रांति होती, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, राष्ट्रशाही का अंत करते हैं और उसके बाद जनता का शासन चलता है। हालांकि वो वापस से क्रांति जनता के हाथ से निकलकर कुलीन वर्गों के हाथ में चली जाती है, कभी अधिनायकवादी शासन के अधिकार में चली जाती है, किंतु फिर भी यहां पर यह स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। और ये बात कब की है? 18वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, 1701 के बाद में। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं राष्ट्रवाद के कारण। क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रवाद के कारण। ज्यादा नहीं, 5-6 कारण हम पढ़ेंगे लगभग, और उन कारणों से देखेंगे कि वास्तव में उदय क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण से इतने इतने बड़े स्टेट और इतने देश बने जिनमें अपने देश के प्रति समर्पण भावना थी। जर्मनी का उदाहरण हम ले सकते हैं। एक छोटे छोटे भागों में, कई स्टेट में 200 लगभग छोटे छोटे प्रांत थे जिनको नेपोलियन ने जीतकर एक कर दिया। बाद में वो एक देश बनते हैं, आर्य बनते हैं, श्रेष्ठ अपने आप को कहते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर जो पहला कारण देखते हैं, जो हम राष्ट्रवाद के उदय का पहला कारण हम देखते हैं, वो जो मुख्य कारण है वो है यहां पर मध्यम वर्ग का उदय। देखिए मध्यम वर्ग समझते हैं, मध्यम वर्ग क्या है? मध्यम वर्ग का उदय। आज भी हम बात करें तो भारत की यूं कहे कि जो अमीर लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है और गरीबों की संख्या ज्यादा है, और उससे ज्यादा मध्यम वर्ग की संख्या ज्यादा है। कौन होते हैं मध्यम वर्ग में? जैसे कहें सेवा क्षेत्र में जो नियोजित होते हैं। सेवा क्षेत्र मतलब जो कह सकते हैं डॉक्टर, वकील, पत्रकार, वो सारे के सारे किसमें? सेवा क्षेत्र, यानी वो जनता की सेवा करने के लिए लगे हुए। इसके अलावा व्यापारी, उद्योगपति, ये सारे के सारे किसमें थे? मध्यम वर्ग में आते हैं। तो इस मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? तो देखिए जो यूरोप की बात करें तो यूरोप में जितनी भी जमीन थी, क्योंकि आज तो फिर भी ज्यादातर उद्योगपति हो गए, सेवा क्षेत्र में नियोजित हो गए। प्राचीन काल में या मध्य काल की बात करें हम, यहाँ की हम बात करें 18वीं शताब्दी की, तो जमीन एक बड़ी चीज हुआ करती थी और उसी के आधार पर व्यक्ति का जो ये कहते थे सामाजिक प्रतिष्ठा या सामाजिक स्तर निर्धारित किया जाता था। तो यूरोप में बात करें तो यूरोप में क्या था? जितनी भी जमीन थी वो ज्यादातर कुलीन लोगों में बटी हुई थी। किसमें थी? कुलीन। कुलीन शब्द से यहां मतलब है जो राजा के परिवार या कुछ उच्च वर्ग के लोग अपने आप को कहते थे, जिनको विशेष अधिकार प्राप्त होते थे राज परिवार से संबंधित, उनके पास ज्यादातर ये जमीन हुआ करती थी। यानी राजनीतिक रूप से जमीन के मालिक कौन हुआ करते थे? कुलीन लोग। राजनीतिक रूप से जमीन मालिक कौन थे? कुलीन थे। कुलीन से मतलब राज परिवार के लोग जिनको विशेष अधिकार थे। अब कुलीनों की जनसंख्या तो बहुत कम थी संख्या में, तो देखिए क्योंकि राज परिवार से कितने लोग होंगे? कुछ संख्या में तो ये थोड़े बहुत ही थे, संख्या में तो ये थोड़े ही थे, किंतु जमीन पर सारा अधिकार इन्हीं कुलीन वर्गों का था। इसलिए बाकी जो जनसंख्या थी वो एक तरह से कृषक थी, दास थी, तो सेवा क्षेत्र से जुट गए, व्यापारी बन गए और कुछ उद्योगपति इस क्षेत्र में। क्यों? उसके बारे में देखते हैं। यूरोप की बात करें तो यूरोप में देखो एक चीज और है,
यूरोप का अगर हम पश्चिमी यूरोप की बात करें तो वहां खेती जो करते थे, पश्चिमी यूरोप यानी जो कहें कि इंग्लैंड था, फ्रांस था, जर्मनी था, तो पश्चिमी यूरोप में यानी किराएदार थे, खेती पर किराएदार खेती करते थे। और यूं कहें कि मध्य और पूर्वी यूरोप में, मध्य और पूर्वी यूरोप की बात करें तो यहां पर ज्यादातर भूमि पर दास काम करते थे, लोगों को नौकर बनाकर रखा जाता था और उनसे खेती में जबरन काम करवाया जाता था। ये कंडीशन थी यूरोप की। पश्चिमी यूरोप में तो क्या थे, किराएदार थे। और मध्य और पूर्वी यूरोप यानी जिसमें यूं कहें इटली के आगे का क्षेत्र जिसकी बात करें तो वहां पर भूमि के दास हुआ करते थे, उनसे खेती करवाई जाती थी। अब यहां पर देखो क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई, शहरीकरण हुआ। तो शहरीकरण से क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी, लोग शहरों की ओर उन्मुख हो गए। तो वहां लोग व्यापार में, सेवा क्षेत्र में कुछ अपने फैक्ट्रियां लगा ली। तो उनसे इस मध्यम वर्ग का उदय होता है। और ये मध्यम वर्ग जो था समझदार था, पढ़ा लिखा था, बुद्धिजीवी था, यानी ये अपनी स्वतंत्र सोच रख सकता था। तो इसके मन में अपने देश के प्रति, स्टेट के प्रति राष्ट्रवाद की भावना आ गई। आज भी गरीब लोग तो बेचारा, गरीब तो करेगा क्या, गरीब के प्रति तो, गरीब के दिमाग में तो पहले पेट भरना होगा, राष्ट्रवाद की विचारधारा बाद में है। अमीर की बात करें तो वो तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति मान लो, इस तरह से कंडीशन होती है। तो मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है वही देश के प्रति सोचता है, वही अपने परिवार के प्रति सोचता है। तो इसलिए इस मध्यम वर्ग का उदय का कारण, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में से पहला कारण है। अगले कारण की हम बात करें, पहला कारण हो चुका है, दूसरे कारण की बात करें तो वो है यहां पर उदारवादी राष्ट्रवाद। जो दूसरा कारण हम पढ़ेंगे वो है उदारवादी राष्ट्रवाद। ये भी एक विचारधारा है उदारवादी। क्या होता है उदारवादी शब्द का मतलब, उदारवाद का मतलब होता है स्वतंत्रता। और कैसी, मर्यादित। मर्यादित का मतलब कंट्रोल में हो, ऐसा नहीं हो कि हमें इतनी छूट दे दी जाए कि हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर डालें। जैसे मान लीजिए मुझे पूरी छूट है, बोलने की छूट है, मैं दूसरे को गालियां दूं तो उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा। तो यहां पर कितनी स्वतंत्रता, मर्यादित। मर्यादित क्या हो, स्वतंत्रता। वो क्या कहलाता है, उदारवाद कहलाता है। साथ में समानता भी हम इसमें जोड़ देते हैं शब्द, स्वतंत्रता और समानता। ये क्या कहलाती है, मर्यादित, उदारवाद कहलाती है, मर्यादित स्वतंत्रता और समानता। अब इसमें भी देखिए, इसने भी राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। क्यों किया, जब व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी तो वो अपने अधिकारों के साथ साथ देश की भी बात कर सकेगा। अब यहां हम 3 बातों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी स्वतंत्रता यहां पर यूरोप में 18वीं शताब्दी में मिलने लगी थी। नंबर 1 तो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता मिली, व्यक्तिगत। दूसरी यहां पर बात की गई वो है की गई राजनीतिक स्वतंत्रता। और नंबर 3 जो बात की गई वो थी आर्थिक उदारवाद, कह सकते हैं आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक उदारवाद या आर्थिक स्वतंत्रता। उदारवाद का मतलब ही स्वतंत्रता है। तो देखिए यहां पर इनमें क्या बात है विशेष, वो ये है कि इस 18वीं शताब्दी में लोगों को, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें तो भाषण देने के लिए, लिखने के लिए, सभा करने के लिए और संगठन बनाने के लिए व्यक्ति को क्या मिल गई, छूट मिल गई। तो वो अपनी बात को अपनी जो लोगों तक पहुंचा सकता था, अभिव्यक्ति वो कर सकता था। संपत्ति की भी यहां पर बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत संपत्ति में अधिकार था, तो यहां भी ये चीज इनको मिल गई। इसके बाद बात करें राजनीतिक स्वतंत्रता की, तो राजनीतिक स्वतंत्रता यहां पर ऐसे कह सकते हैं, राजनीतिक उदारवाद ये कह सकते हैं कि सहमति वाली सरकार पर जोर दिया गया। यहां पर राजनीति का मतलब है, ये कह सकते हैं लोकतंत्र। एक ही बात है, सहमति सरकार, जो जनता की सहमति से जो सरकार बनती है उसके बारे में कहा गया, यानी लोकतंत्र की बात की गई। ये उदारवाद राजनीतिक स्वतंत्रता का है। तीसरी बात करें आर्थिक, तो देखिए आर्थिक उदारवाद इसमें महत्वपूर्ण है। अगर उदारवाद की बात करें या हम इस दूसरे पॉइंट की बात करें उदारवादी राष्ट्रवाद, इसमें आर्थिक उदारवाद महत्वपूर्ण है। क्यों है, आर्थिक उदारवाद के कारण ही ये जो राष्ट्रवाद की भावना वो प्रबल हुई। क्योंकि देखिए एक उदाहरण छोटा सा है, 1834 की बात करें तो एक संघ बना था जोलवेरिन। कौन सा, जोलवेरिन संघ बना था
और किसके नेतृत्व में? प्रशा के नेतृत्व में बना था। प्रशा यानी बाद में जो जर्मनी बनता है, इसके नेतृत्व में जर्मनी बनेगा। उसने जोल्वेरिन संघ बना। जर्मनी, नेपोलियन ने क्या किया, एक छोटे छोटे राज्यों को, लगभग 200 स्टेट थे, उनको जीतकर एक साथ रहने के लिए कह दिया कि भाई हाँ, तुम्हें एक साथ रहना है, तुम्हारा एक संगठन है। अब इनमें क्या था, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर सीमा शुल्क लगता था, जैसे जिसको टोल टैक्स कह सकते हैं, हमारे एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी लगता है। तो ये यहाँ पर टोल टैक्स मान लीजिए, सीमा शुल्क मान लीजिए लगता था, काफी मात्रा में था। छोटे छोटे स्टेट में एक से दूसरे जगह तो व्यापारी का जो माल था वो काफी महंगा हो जाता था। तो ऐसे समय में प्रशा के नेतृत्व में जोल्वेरिन संघ बनता है और उसमें बात की जाती है कि ये सीमा शुल्क समाप्त कर दिया जाता है, यानी उदारवादी विचारधारा अपनाई जाती है। तो ये भी एक आर्थिक उदारवाद का एक छोटा सा उदाहरण था। और इसमें बात क्या की गई, आर्थिक के साथ साथ वस्तुओं का, लोगों का आदान प्रदान, साथ ही यो कहे पूंजी का आदान प्रदान भी यहां पर किया जाने लगा। और कैसा किया जाने लगा, आवागमन हो रहा है बिना किसी बाधा के, पूंजी का भी आवागमन। तो एक तरह से ये आर्थिक उदारवाद की ओर बढ़ता हुआ कदम था, उदारवादी राष्ट्रवाद जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आर्थिक उदारवाद में। देखिए वापस, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण लिखने, सभा करने, संगठन करने की स्वतंत्रता थी। राजनीतिक यानी लोकतांत्रिक सरकार या जनता की सहमति से सरकार, या अगर राजा भी हो तो वो जनता की सहमति लेकर बना हो। और आर्थिक उदारवाद की बात करें तो यहाँ पर लोगों का जो व्यापार था उसको खोल दिया गया, उसको बिना सीमा शुल्क या इस तरह से किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ, एक देश के लोग अपने देश के बारे में ज्यादा सोचने लगे। ये था उदारवादी राष्ट्र। तीसरी पॉइंट की बात करें, तीसरा जो उदारवाद का उदय का कारण है वो है इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति। तीसरा जो कारण है वो क्या है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांस की क्रांति। पहले बात कर चुका हूं फ्रांस की क्रांति के बारे में स्टार्टिंग में ही। इंग्लैंड की क्रांति हुई 1688 में, फ्रांस की 1789 में। ये दो क्रांतियां थी जिनके बाद देखिए, इस इंग्लैंड की क्रांति की बात करें तो इंग्लैंड की क्रांति में एक महत्वपूर्ण बात यह थी, किसी भी शासन में देवी अधिकार का कोई औचित्य नहीं है, ये बात कही गई यहां पर। देवी अधिकार यानी इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में सम्राट होता था। ऐसा माना जाता था कि जो सम्राट है वो देवता का या ईश्वर का अवतार है, ईश्वर का ही एक पुत्र है, ये इंग्लैंड में मान्यता थी। तो 1688 की जो क्रांति हुई उससे ये धारणा हटा दी गई और क्या कहा गया कि देवी अधिकार नहीं है शासन सत्ता, जबकि एक जनता का ये अधिकार है। तो देखिए, इंग्लैंड की क्रांति की बात करें तो यहां महत्वपूर्ण बात क्या थी कि किसी भी शासन में देवी अधिकार का कोई भी औचित्य नहीं है। क्या बात कही गई, किसी भी शासन सत्ता में, किसी भी शासन सत्ता में देवी अधिकार का औचित्य नहीं है। औचित्य का मतलब है, मतलब ही नहीं है, कोई ऐसा होना ही नहीं चाहिए। देवी अधिकार का योग है, देवी अधिकार नहीं होता, ये भी एक ही बात है। तो ये कहां की बात है, इंग्लैंड की क्रांति की। साथ ही बात करें फ्रांस की क्रांति में, तो फ्रांस की क्रांति में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इतना महत्व दिया गया कि क्या बात कही गई कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी पावन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बात की थी हमने फ्रांस की क्रांति में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया गया था। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी पावन है कि कोई भी शासन सत्ता उसकी अवहेलना नहीं कर सकती, कि कोई भी उस शासन सत्ता क्या नहीं कर सकती, कोई शासन सत्ता अवहेलना नहीं कर सकती उसकी। अवहेलना का मतलब अवमानना या उसको नकार नहीं सकती। किसमें कही गई ये बात, फ्रांस की क्रांति में और ये इंग्लैंड की क्रांति में। तो इन दोनों बातों से कह सकते हैं कि इन दोनों क्रांतियों ने ऐसा काम किया कि इसी के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना जन्मी। क्योंकि क्रांति एक बड़ी चीज होती है, राष्ट्रीयता जन्मी या पनपी भी हम कह सकते हैं यहां पर, इन दोनों क्रांतियों के कारण से। ध्यान रखना, क्यों, शासन सत्ता में देवी अधिकार नहीं, यानी राजा के अधिकारों को कम कर दिया गया, जनता ही सर्वोपरि हो गई। और जनता सर्वोपरि हो गई तो इसका मतलब है कि वो अपने अधिकारों की मांग करेगी, और अधिकारों की मांग करेगी तो अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने
यूं कहें कि अपनी जो राज्य राष्ट्र है उसके प्रति उसकी अधिकतम निष्ठा कायम हो गई। यहां पर भी यही बात हुई फ्रांस की क्रांति के बाद में। बात करें अगले कारण की ओर, अगले उदारवाद राष्ट्रवाद के उदय के कारण की ओर, तो वो भी इन्हीं से मिलते जुलते कारण है, ज्यादा नहीं है, 3 कारण और हैं, मिलते जुलते हैं। अगला है 1815 के बाद में। 3 कारण हम देख चुके हैं। अगला कारण जो है वो है 1815 के बाद का रूढ़िवाद। 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। क्या है रूढ़िवाद? रूढ़िवाद का मतलब, एक शब्द है रूढ़िवाद, इस शब्द का मतलब होता है कि हम अपनी पुरातन व्यवस्था को स्थापित करें, या हम अपने जो प्राचीन रीति रिवाज परंपरा है उन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़े, तो वो कहलाता है रूढ़िवादी विचारधारा। तो देखिए 1815 के बाद कौन सा रूढ़िवादी विचार आया? 1815 में नेपोलियन पराजित कर दिया गया, नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हरा दिया गया, और उसके बाद ब्रिटेन, 3 देश थे, ब्रिटेन और रूस, इसके अलावा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है, इन तीनों ने मिलकर के 1815 में एक वियना कांग्रेस बुलाई, वियना में एक सम्मेलन किया, वियना कांग्रेस जिसको कहते हैं। इस सम्मेलन में क्या प्रतिज्ञा दोहराई इन्होंने कि देखिए नेपोलियन ने जो संपूर्ण यूरोप का नक्शा बदला था, एक तरह से यूं कहें कि उनका भौगोलिक नक्शा भी बदल दिया और राजनीतिक सत्ताएं भी उसने बदल दी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासन कायम कर दिए नेपोलियन ने। तो अब ये चाहते थे कि तीनों के तीनों, क्योंकि ये राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, तो ये पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, उस पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को स्थापित करना चाहते थे, इसलिए वियना कांग्रेस बुलाई। और यहाँ इसका, इन सबका उद्देश्य क्या था कि यूरोप का क्या करे, पुनर्निर्माण। यूरोप का क्या किया जाए? यूरोप का पुनर्निर्माण, जो इसने बदला था, पुनर्निर्माण किया जाए। इसके अलावा साथ ही पुरातन व्यवस्था की स्थापना की जाए, जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी जिनमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, पुरातन व्यवस्था की स्थापना करें। और साथ ही जो 19वीं शताब्दी के नए लक्षण दिख रहे थे, 19वीं शताब्दी, 1815 के बाद 19वीं, तो 19वीं शताब्दी के जो नए लक्षण प्रतीत हो रहे थे, दिख रहे थे, कौन कौन से थे? यानी जिनको कहें उदारवाद और लोकतंत्र, उदारवाद, लोकतंत्र और राष्ट्रीयता की जो भावना बात करते हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा, राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद, इन तीनों चीजों को ये चाहते थे कि इनको रोका जाए, क्योंकि अगर ये बढ़ जाती हैं तो जो यूरोप में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चली आ रही है वो परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये एक इस रूढ़िवादी परंपरा की ओर चल पड़े। अब जब ये चल पड़े तो देखिए, कहीं भी हम किसी के बाधा बनते हैं, किसी को रोकते हैं, तो वो उतना ही अग्रेसिव होता है, उतना ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो यहां पर ये उदारवाद, लोकतंत्र, राष्ट्रीयता को दबाने का प्रयास किया, तो ये भी आगे बढ़ना, अपना अस्तित्व स्थापित करने में लग गए। इस तरह के जो लोग विचारधारा रखते थे वो इस पुरातन व्यवस्था का विरोध करने लगे। इस कारण ये हमारा राष्ट्रवाद का उदय में एक सहायक कारण बनता है, जो वियना कांग्रेस के बाद में इन तीनों देशों की विचारधारा थी। नंबर चौथा कारण जो हो चुका, 5वां कारण की बात करें तो देखिए इन वियना कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है कि इसके बदले में जो क्रांतिकारी बने, क्रांतिकारी संगठन बने थे, वो भी एक इसका बड़ा कारण है। 5वां कारण कब बने? 1815 के वियना कांग्रेस के बाद, 1815 के बाद संगठन बने। उनका एक नहीं 2 उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य था? नंबर 1 तो इनका जो विचारधारा थी, उनको राजतंत्रीय विचारधारा थी या जो व्यवस्था थी उसका विरोध करेंगे, क्योंकि वियना कांग्रेस के बाद ये तीनों देश चाह रहे थे कि वापस से पुरातन व्यवस्था को स्थापित किया जाए। तो इनका उद्देश्य था राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विरोध करना, इन क्रांतिकारी संगठनों का उद्देश्य था। नंबर 2 जो दूसरा इनका उद्देश्य था वो था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उदारवाद भी कह सकते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के लिए
के प्रयास करना इनका इन क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य था। इसके बीच में इनके आड़े कौन आ रहा था? वही विचारधारा, राजतंत्रात्मक विचारधारा, या यूं कहें कि इससे पहले वाला जो हमने रूढ़िवादी विचार पढ़ा तीनों देशों का, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध स्वरूप ये संगठन बने थे, क्रांतिकारी संगठन। और इनका जो उद्देश्य था वो था एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना, यानी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की, राष्ट्र राज्य कह सकते हैं, उसकी स्थापना करना चाहते थे। ये क्रांतिकारी संगठन, इनका ये उद्देश्य था। तो देखिए, इन व्यवस्थाओं को स्थापना प्रयास करेंगे। नंबर 3, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवादी विचारधारा की अगर अभिव्यक्ति का प्रयास करेंगे तो ये एक कारण बनता है जिससे यूरोप में बाद में सारे सम्मिलित होकर एक वास्तव में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है। और अगला और अंतिम कारण एक सामान्य सा कारण है जो हर देश में हो सकता है और होता आया है, हर क्रांति में उसका योगदान रहता है। वो है हमारा छठा कारण, यूं कहें कि लोक भाषा, यानी जो भाषाएं थी और लोक कथाएं थी, लोक गाथाएं थी, उनका योगदान। भाषा और लोक कथाओं का योगदान। अंतिम जो कारण है हम पढ़ने वाले राष्ट्रवाद का, लोक कथाओं का भी इसमें योगदान रहता है। देखो, भारत में बात करें तो भारत में जो 1857 की क्रांति हुई उस समय बहुत से ऐसे साहित्य लिखे गए, जैसे भारत दुर्दशा लिखा गया था, एक नाटक। उसके साथ ही बहुत सा साहित्य लिखा जाता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कविता, कहानी, काव्य, कथा, सब कई के हैं, संगीत, ये सारी की सारी चीजें क्या सहयोग करती है? किसी भी देश की विचारधारा को स्पष्ट रूप से सामने लाने का प्रयास करती है। तो जब लोगों के द्वारा ये साहित्य, कहानी लिखा गया, कौन सी भाषाओं में? इस लोक भाषा में। लोक भाषा में जब लिखा जाता है तो वो हृदय तक पहुंचता है, अपने दिल को छूती है वो बात, और हम उसके प्रति जागृत होते हैं। तो यहाँ लोक भाषा में जो बातें लिखी गई वो संदेश जनता तक पहुंचने लग गए। वो संदेश कहाँ तक पहुंचे? लोगों तक पहुंचे। तो वो उनके मन में अपने देश की अभिव्यक्ति की या देश के प्रति निष्ठा की बात जागृत होती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। उदाहरण है पोलैंड का। देखिए, इसी समय क्या होता है, रूस ने क्या किया, इस पोलैंड पर अधिकार कर लिया। रूस ने किस पर अधिकार कर लिया? पोलैंड पर। तो रूस ने क्या किया, अपनी रूसी भाषा जबरन इस पोलैंड में स्कूल कॉलेजों में लागू कर दी। स्कूल कॉलेज जो भी सरकारी थे उनमें यह जबरन ये भाषा लागू कर दी, रूसी भाषा। जबकि पोलैंड वाले पोलिश भाषा बोलते थे। तो इनमें आपस में इतना सशक्त संघर्ष होता है कि 1831 में एक सशस्त्र विद्रोह होता है। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। किसके द्वारा? पोलैंड के द्वारा 1831 में सशस्त्र विद्रोह होता है। क्यों होता है? क्योंकि जबरन पोलैंड में पोलिश भाषा के स्थान पर रूसी भाषा लागू की गई। इसके बाद देखो कि पोलिश भाषा जो पोलैंड की थी वो एक तरह से अगर यूं कहें कि भाषा जो थी पोलिश, वो संघर्ष का प्रतीक बन गई। यहां पर संघर्ष का प्रतीक मानी जाने लगी। कहां पर? पूरे यूरोप में, कि पोलिश भाषा यानी संघर्ष का रूप। तो ये थे हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के 6 सामान्य कारण, जिनको हम एक हमारे बड़ा प्रश्न भी बन सकता है और इनमें से कुछ छोटी चीजें भी निकलकर सामने आती है। अगली जो क्लास में हम देखेंगे वो पढ़ेंगे हम औद्योगिक क्रांति और उसके प्रभाव, और साथ में जो इसी का एक पार्ट है जर्मनी और इटली का एकीकरण। धन्यवाद।